प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने वन्य जीवों का संरक्षण अच्छे से पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने वन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, जिनको अपन बोलते हैं जैवमंडल निश्चय, इनका अपन ने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं तो अपना अगला प्रमुख प्राकृतिक संसाधन आता है जल। तो इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय के अंदर जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः हमें जल का संरक्षण और जल का प्रबंधन करना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अर्थात लगभग 70% जो पृथ्वी का हिस्सा है वो जलमग्न है, अर्थात जल से ढका हुआ है। इस 70% जल के अंदर केवल 2.5% जल ही मानव के लिए क्या है? उपयोगी है। और शेष कितना बचा? 97.5% जल क्या होने के कारण? लवणीय होने के कारण मनुष्य के लिए क्या है? अनुपयोगी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो केवल मानव के लिए उपयोगी जो जल है, जो भूमिगत जो जल है, वो केवल 2.5% है, जो हमें कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब आदि से प्राप्त होता है। जबकि महासागरों में 97.5% जल समाहित है, लेकिन ये जल लवणीय होने के कारण मनुष्य के लिए क्या है? अनुपयोगी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस 2.5% जो ये उपयोगी जल है, मानव इस जल का अति दोहन कर रहा है, जिसके कारण आज हमारे समय, इस वर्तमान समय में जल संकट की एक प्रमुख समस्या हमारे सामने आई है। अब हमारे सामने जो ये जल संकट की जो ये समस्या आई है, इस जल संकट की समस्या के कुछ कारण हैं। अब कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि जल संकट के प्रमुख कारण लिखिए, या वर्तमान में जल के संकट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण अपन बताएंगे भूमिगत जल का अति दोहन। तो भूमिगत जल का अति दोहन होने से भी वर्तमान में जल की समस्या हमारे सामने प्रकट हो रही है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा घरेलू जल की बर्बादी, घरेलू जल की क्या होना? बर्बादी होना। इसके अलावा मानसून की अनिश्चितता, इसके अलावा जल की आर्थिक मांग अधिक होना, जल की आर्थिक मांग होना। इन सभी कारणों के कारण हमारे सामने आज जल का संकट खड़ा हो गया है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख लो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देख लो, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में आपसी तनाव का कारण भी आज जल ही है। अगर हमारे देश के अंदर देखें तो हमारे देश में विभिन्न नदियों में जल के बंटवारे को लेकर पड़ोसी राज्यों में भी विवाद चलता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय के अंदर जल का हमें संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि जल एक निश्चित मात्रा में है, जिसका अगर हम यूं ही बर्बादी करेंगे, इसका अति दोहन करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे सामने जल की विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल प्रबंधन के सिद्धांत, जल संरक्षण व प्रबंधन के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को आपको पता होना चाहिए। तो जल प्रबंधन के सिद्धांत, यहां से एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल संरक्षण और प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की उपलब्धता को बनाए रखना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर पे आता है अगर पीने का पानी संदूषित है या दूषित है, तो संदूषित जल या यूं बोल दो अपन
जल को संदूषित होने से, जल को संदूषित होने से बचाना, संदूषित होने से बचाना। और अगर मान लो कि जल संदूषित भी हो गया तो उस संदूषित जल का पुनर्चक्रण करना, संदूषित जल का पुनर्चक्रण करके काम में लेना, करके काम में लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूं कि जल संरक्षण व प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल संरक्षण व प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए। तो आप बताओगे जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को संदूषित होने से बचाना, और तीसरा है संदूषित जल का पुनर्चक्रण करके इसको दोबारा से उपयोग में लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है जल संरक्षण और प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब आगे हम बात करेंगे, अगर इसी तरीके से वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न उद्योगों के अंदर जिस प्रकार से जल का अति दोहन किया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें जल का क्या करना चाहिए, संरक्षण एवं प्रबंधन के क्या उपाय। तो अपन कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं जिनके द्वारा हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कर सके। तो इस दिशा के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला उपाय अपन करेंगे कि जल को एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी जाए, राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी जाए। अर्थात जल को एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी जाए ताकि लोग जल के महत्व को समझे और जल को क्या करें, व्यर्थ बर्बाद न करें। तो पहला जल, अब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा कि जल संरक्षण में प्रबंधन के अगर सिद्धांत पूछे तो कितने बताओगे, 3, और उपाय पूछे तो अपन को बताने कि अपन किन किन उपायों के द्वारा जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला उपाय, जल को एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित की जाए जिससे लोग जल के महत्व को समझे। नंबर 2, वर्षा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। वर्षा जल का विभिन्न विधियों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, संग्रहण किया जाए, क्योंकि अपन जानते हैं जब वर्षा होती है तो अधिकांश पानी बहकर क्या हो जाता है, वेस्ट में चला जाता है, जो पीने का फिर नहीं रहता। तो वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न विधियों के द्वारा करना चाहिए। नंबर 3, भूमिगत जल, भूमिगत जल का अति दोहन नहीं करना चाहिए। भूमिगत जल का अति दोहन नहीं, अगर हमें आवश्यकता हो तभी हमें जल का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, घरेलू जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। घरेलू जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि घरों के अंदर अपन जितना हमें आवश्यक जल है उतना ही काम मिले। व्यर्थ अपन 3-3, 4-4 बाल्टियों से नहा रहे हैं, इसके अलावा अपन पानी को व्यर्थ काम में ले रहे हैं, तो वो हमें कम करना होगा। नंबर 5 के ऊपर अपन बताएंगे विभिन्न नदियों को आपस में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए ताकि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। तो नदियों को परस्पर आपस में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए ताकि बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा नंबर 6, सिंचाई। अब आपको पता है सिंचाई 2 विधियों के द्वारा होनी चाहिए, एक तो फव्वारा विधि और एक होती है बूंद या इसको बोलते हैं टपकन विधि, बूंद या टपकन विधि। अर्थात सिंचाई फव्वारा या बूंद या टपकन विधि से की जानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन उपायों को अपनाकर हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जल संरक्षण और प्रबंधन की कोई 2, 3, 4 उपाय लिखो तो आप अच्छे से बता सकते हो। पहला उपाय, जल को एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित की जानी चाहिए। नंबर 2, हमें वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न विधियों के द्वारा की जानी चाहिए। नंबर 3, भूमिगत जल का अति दोहन नहीं करना चाहिए, नंबर 4, घरेलू जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। नदियों को परस्पर आपस में जोड़ने से क्या होगा, बाढ़ का प्रभाव कम होगा, अर्थात बाढ़ का नियंत्रण होगा। नंबर 6, सिंचाई हमेशा फव्वारा विधि या बूंद या टपकन विधि से की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जल की बर्बादी क्या होती है, कम होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इन सभी उपायों को अपनाकर हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं। और तुमसे पूछे कि जल संरक्षण और प्रबंधन के सिद्धांत लिखो, तो बताओ सिद्धांत कितने हैं? 3 है। पहला सिद्धांत क्या है? जल की उपलब्धता को बनाए रखना। दूसरा सिद्धांत क्या है? जल को संदूषित होने से बचाना। और तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? संदूषित जल का पुनर्चक्रण करके दोबारा से काम में लेना। तो ये तो हो गए सिद्धांत और ये पढ़ लिया अपन ने क्या? उपाय। अब प्यारे विद्यार्थियों, जल संरक्षण की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है समाकलित जल संभर प्रबंधन। समाकलित जल संभर प्रबंधन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समाकलित जल संभर प्रबंधन क्या है। तो जल के संरक्षण के लिए या जल के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है समाकलित जल संभर प्रबंधन। अब ये क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल संभर प्रबंधन में जल संभर प्रबंधन में जल एक निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि समाकलित जल संभर प्रबंधन में जल एक निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यह एक भू आकृति की इकाई है। यह एक भू आकृति की क्या है? इकाई है। और यह सहायक नदी का बेसिन है। यह सहायक नदी का क्या है? बेसिन है। सहायक नदी का बेसिन है। प्यारे विद्यार्थियों, समाकलित जल संभर प्रबंधन में जल संभर प्रबंधन क्या है? इसमें जल एक निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यह एक भू आकृति की इकाई है और यह एक सहायक नदी का क्या है? बेसिन है। अब जल संभर प्रबंधन का उपयोग या कह दो इसका उपयोग छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? समाकलित जल संभर प्रबंधन का उपयोग। तो इसका उपयोग छोटे छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जल संभर प्रबंधन एक समग्र विकास की सोच है। समग्र मतलब सभी के विकास की सोच है। समग्र विकास की क्या है? सोच है। जिसके अंदर क्या क्या होता है? जिसके अंदर मिट्टी व आर्द्रता का संरक्षण, जिसके अंदर देखो कौन कौन से कार्यक्रम निहित है। मिट्टी व आर्द्रता का संरक्षण होता है इसके अंदर। इसमें बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि अधिकांश जल बाढ़ के द्वारा क्या हो जाता है? चला जाता है। जल का संरक्षण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अर्थात जल संभर प्रबंधन एक समग्र विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ का नियंत्रण, जल का संरक्षण, वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम इसके अंदर क्या है? सम्मिलित है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब भारत के अंदर जल संभर प्रबंधन किस किस के सहयोग से संचालित है? तो भारत में जल संभर प्रबंधन कृषि, ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपसे प्रश्न पूछे कि समाकलित जल संभर प्रबंधन क्या है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप क्या बताओगे? समाकलित जल संभर प्रबंधन में जल एक निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यह एक भू आकृति की इकाई है और यह एक सहायक नदी का क्या है? बेसिन है। जल संभर प्रबंधन का उपयोग छोटे छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए, मतलब सभी के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल संभर प्रबंधन एक समग्र विकास की सोच है, सभी के विकास की सोच है। इसके अंतर्गत मिट्टी व आर्द्रता का संरक्षण,
बाढ़ नियंत्रण, जल का संरक्षण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित है। और भारत के अंदर जल समर प्रबंधन कृषि, ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस बिंदु तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वर्षा जल संग्रहण की विधियां। तो अब अपन बात करेंगे वर्षा के जल का संग्रहण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग अपन लगाएंगे वर्षा जल संग्रहण की विधियां। संग्रहण की विधियां, यहां से बोर्ड एग्जाम में अभी तक कोई प्रश्न बना नहीं है, लेकिन बढ़ने का चांसेस पूरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंदर या हमारे देश में प्राचीन काल से ही वर्षा जल के संग्रहण की विभिन्न विधियां प्रचलित है। जैसे हमारे देश में बाढ़, तालाब, तलैया, टाका, इन सभी में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। अगर अपन बात करें हमारे राज्य राजस्थान की, तो हमारे राज्य राजस्थान में तो वर्षा जल का संग्रहण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूखे की स्थिति रहती है। तो इस बिंदु में अपन वर्षा जल के संग्रहण की हमारे राजस्थान में कौन कौन सी स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि हमारे राज्य राजस्थान में कौन कौन सी वर्षा जल के संग्रहण की स्वदेशी विधियां प्रचलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे खड़ीन की। सबसे पहले खड़ीन की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे तालाब। नंबर 3 के ऊपर अपन बात करेंगे झील। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर अपन चर्चा करेंगे किसके ऊपर, बावड़ी या बावड़िया। और नंबर 5 के ऊपर अपन चर्चा करेंगे अंत में टोबा। अब यहां से अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछ लिया जाए, विज्ञान में छोटा प्रश्न पूछे कि राजस्थान में वर्षा जल के संग्रहण की कौन कौन सी स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित है, तो आप बताओगे खड़ीन, तालाब, झील, बावड़ी, टोबा। अब एक एक को ध्यान से सुन लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खड़ीन क्या है, ध्यान से सुनो प्यारे विद्यार्थियों। खड़ीन मिट्टी का बना हुआ, खड़ीन किसका बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब होता है। अर्थात ये परमानेंटली नहीं होता कि अपन ने एक तालाब बनाया, वो खड़ीन जो अपन ने बना दी वो हमेशा रहेगी। केवल खड़ीन मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब होता है। इसके दोनों तरफ तो मिट्टी की क्या होती है, दीवार होती है, जिनको अपन ढोरे भी बोलते हैं। तो इसके दोनों तरफ तो मिट्टी की क्या हो गई, दीवार। एवं तीसरी ओर पत्थर की बनी हुई एक क्या होती है, मजबूत दीवार होती है। मजबूत दीवार होती है। खड़ी मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब, इसके दोनों जैसे इधर और इधर, इसके दोनों ओर तो ये क्या हो गई, मिट्टी के बने हुए धोरे कह दो या मिट्टी की दीवार हो गई। और इधर ये तीसरी तरफ, इधर किसकी बनी हुई, पत्थरों की बनी हुई मजबूत दीवार होती है। और खड़ीर हमेशा ढाल वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। खड़ीर हमेशा ढाल वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं ताकि वर्षा जल इसमें आके क्या हो जाए, संग्रहित हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, जब वर्षा का पानी खड़ीर में आता है तो खड़ीर भर जाता है और यह पानी फिर एक खड़ीर से दूसरी खड़ीर में चला जाता है। अर्थात वर्षा जल से जब खड़ीर भर जाता है तो पानी अगली खड़ीर के अंदर चला जाता है। और जब खड़ीर का पानी सूख जाता है तो सूख जाने पर फिर इसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा राजस्थान में वर्षा जल के संग्रहण की पहली स्वदेशी पद्धति खड़ीर क्या है। तो आप बताओगे खड़ीर मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब होता है जिसे किसी ढाल वाली भूमि की तरफ बनाया जाता है। इसके दोनों ओर मिट्टी की दीवार, जबकि एक और पत्थर की मजबूत दीवार होती है।
जब वर्षा के समय जब खड़ीन भर जाता है तो इसका पानी अगली खड़ीन में चला जाएगा, और जब इस खड़ीन का पानी सूख जाता है फिर इसके अंदर कृषि की जाती है। अब बात करेंगे तालाब की, तो राजस्थान के अंदर वर्षा जल के संग्रहण की एक प्रमुख पद्धति तालाब है। प्यारे विद्यार्थियों, तालाब पुरुषों और स्त्रियों के नहाने के लिए अलग अलग बने होते हैं, अर्थात पुरुषों के नहाने के लिए अलग होते हैं और स्त्रियों के नहाने के लिए अलग होते हैं। और तालाब की तलहटी पर जो कुआं बना होता है उसको कहते हैं बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी बनता है कि बेरी क्या है या बेरी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? तालाब की तलहटी पर या तालाब के किनारे पर जो कुआं जो बना होता है उसे बेरी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तालाब के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है वो रिसकर नीचे की तरफ जाता है जिससे भूमिगत जल में वृद्धि होती है। तो राजस्थान में वर्षा जल के संग्रहण की एक प्राचीन पद्धति तालाब हो गई, जो पुरुष और स्त्रियों के नहाने के लिए अलग अलग बने होते हैं, और तालाब की तलहटी पर जो कुआं बना होता है उसको बेरी कहा जाता है। अब बात करते हैं झीलों की, तो राजस्थान के अंदर वर्षा जल के संग्रहण की एक प्रमुख पद्धति झील है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार की झीलें पाई जाती है। तो राजस्थान में प्राकृतिक कृत्रिम, जैसे पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील का आप उदाहरण दे सकते हो, जबकि कृत्रिम झीलों के अंदर जयसमंद, राजसमंद, पिछोला ये आपके कैसी झीलों के अंदर आ जाएंगे? कृत्रिम झीलों के अंदर आ जाएंगी। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर खारे पानी और मीठे पानी की भी क्या है? प्रमुख झीलें हैं। तो राजस्थान में प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें होती है, और झीलों से रिसने वाला पानी भूमि के अंदर जाकर भूमिगत जल में वृद्धि करता है। और जो आपके इसमें झील का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है, कायलाना झील, कायलाना झील। और ये कायलाना झील स्थित है प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर आपकी स्थित हो गई कायलाना झील। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं बावड़ियों की, तो बावड़िया राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का एक बहुत ही पारंपरिक स्रोत है। बावड़ियों के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां और तिबारे बने होते हैं। बावड़ियों में उतरने के लिए सीढ़ियां और तिबारे बने होते हैं। प्राचीन काल में बावड़ियां राजा महाराजाओं के समय नहाने धोने के लिए काम में आती थी, और बावड़ियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनी होती है, ताकि कलाकृतियों से संपन्न होती है। अब बात करते हैं टोबा, तो टोबा अपने भाई पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रहण का एक प्रमुख पारंपरिक साधन होता है टोबा। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल के संग्रहण के एक प्रमुख पारंपरिक साधन टोबा है। टोबा नाड़ी के आकार का होता है, और परंतु ये नाड़ी से गहरा होता है। नाड़ी के आकार का तो होता है, लेकिन नाड़ी से थोड़ा क्या होता है? गहरा होता है। अगर पूछे एग्जाम में कि टोबा क्या है, 1 नंबर का प्रश्न, तो क्या बताओगे? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के एक प्रमुख पारंपरिक साधन टोबा है। टोबा नाड़ी के आकार का होता है, परंतु ये नाड़ी से गहरा होता है। तो एक बार पुनः अपन रिपीट कर लेते हैं, राजस्थान में वर्षा जल के संग्रहण की स्वदेशी पद्धतियां कौन कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल 5 पद्धतियां हैं, जिसमें पहली खड़ीन होती है, दूसरी तालाब, तीसरी झील, चौथी बावड़ी और 5वीं होती है टोबा। अब खड़ीन क्या है? खड़ीन मिट्टी का बना हुआ एक अस्थायी तालाब होता है, जिसको ढाल वाली भूमि के क्षेत्र में बनाया जाता है। इसके 2 तरफ तो मिट्टी की दीवार और तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बनी होती है। जब बरसात जल का पानी आता है तो खड़ीन भर जाता है, और यह पानी एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन में चला जाता है, और जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो इसमें कृषि की जाती है। अब बात करते हैं तालाब की, तो तालाब भी राजस्थान में वर्षा जल का एक प्रमुख स्रोत है। ये पुरुष और स्त्रियों के नहाने के लिए अलग अलग बने होते हैं। तालाब की तलहटी पर जो कुआं होता है उसको बेरी कहा जाता है। झील, झील राजस्थान में वर्षा जल का एक प्राचीन स्रोत है। ये प्राकृतिक कृत्रिम होती है। झीलों से रिसने वाला पानी भूमिगत जल स्रोत में वृद्धि करता है। जबकि कायलाना झील आपके कहां स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। बावड़िया, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का एक बहुत ही पारंपरिक स्रोत बावड़िया है। बावड़िया नहाने धोने के काम में ली जाती थी। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां और दीवारें बनी होती है, विभिन्न कलाकृतियों से संपन्न होती है।
और बात करें टोबा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोबा, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रहण के एक प्रमुख पारंपरिक साधन टोबा है। ये नाड़ी के आकार का होता है परंतु नाड़ी से गहरा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में अपन ने पढ़ा वर्षा जल का संग्रहण और प्रबंधन, जिसमें अपन ने देखा जल के सिद्धांत, तो जल के 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया। इसके बाद अपन ने पढ़ा वर्षा जल के संग्रहण के उपाय। इसके बाद अपन ने पढ़ा समाकलित जल समर प्रबंधन के बारे में अपन ने अध्ययन किया। और अंत में अपन ने अध्ययन किया वर्षा जल संग्रहण की विधियां, जिसमें अपन ने राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रहण की कुछ स्वदेशी पद्धतियों का अपन ने अध्ययन किया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अपन अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।